Hello everyone, this is Megha Kulshresht and you are welcome to my YouTube channel. So, as we are going ahead with the human health and diseases, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है immune system, right? So this is the image which is given in the NCERT book. ठीक है, इसमें आपको दिखाया हुआ है थाइमस ग्लैंड की लोकेशन, ये थाइमस ग्लैंड की लोकेशन दिखाई हुई है, ये लिम्फ नोड्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, जो गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, राइट? तो lymphatic vessels you are able to see in this diagram. So let's move ahead. So first of all we will draw the flow chart what we are going to learn today. So the immune system जो होता है, इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है, इसमें आते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स, ओके, लिम्फोइड ऑर्गन्स, देन टिश्यूज, lymph nodes, then your antibodies, ठीक है। तो हम लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें तो दो तरह के लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है, there are two types of lymphoid organs, primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ, ओके। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं they are bone marrow and your thymus gland, ठीक है, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जिसमें मेन जो है आपका बोन मैरो है। बोन मैरो में ही हमारे सारे सेल्स जो है ब्लड के वो बनते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल सारे कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। थाइमस में जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है टी लिम्फोसाइट्स, राइट, लिम्फोसाइट्स में ये लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट्स है उनका जो मैच्योरेशन होता है ना वो थाइमस में होता है, इसलिए उसको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर मैच्योर हियर। बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, बनते भी वही है, मैच्योर भी वही होते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं बनते बोन मैरो में है, बट जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस में होता है। तो मेन जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो आपका बोन मैरो है, बिकॉज सारे के सारे जो ब्लड के सेल्स हैं दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। इज इट क्लियर? थाइमस जो ग्लैंड है वो हमारी ब्रेस्ट बोन जो होती है उसके बैक साइड में है, हार्ट जहाँ लोकेटेड है, हार्ट के भी पीछे की तरफ, ठीक है, वहां पर थाइमस ग्लैंड लोकेटेड है। और थाइमस ग्लैंड जो है धीरे धीरे डीजेनरेट होता जाता है, बच्चों में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं, मतलब the size is quite larger but as and when we attain the puberty the size reduces, जैसे जैसे हम प्यूबर्टी के करीब आते जाते हैं तो उसका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है, राइट? तो जैसे और एज बढ़ेगी तो ये थाइमस ग्लैंड डीजनरेट भी हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है बहुत लो हो जाती है। नाउ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। इसमें आते हैं पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लिम्फोइड नोड्स, ओके, lymph nodes या lymphoid nodes, then appendix, ठीक है, and your tonsils, then your spleen बीन शेप का ऑर्गन है ना। तो ये सारे जो ऑर्गन है ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहलाते हैं। क्या रीजन है इसका कि जो लिम्फोसाइट्स का इंटरेक्शन होता है ना एंटीजन से, दिस इज सपोज द लिम्फोसाइट का जो इंटरेक्शन होता है ना एंटीजन से, ये कोई एक एंटीजन है जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर कर गया है,
तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होगा। ओके, इसलिए इनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन होता है लिम्फोसाइट्स का एंटीजेंस के साथ। दे फाइट विद ईच अदर और लिम्फोसाइट्स उनको एनगल्फ कर लेते हैं, जो भी हमारी बॉडी में बाहर से जर्म्स एंटर करते हैं। ओके, सो लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट ऑल दिस। इसके अलावा हम ऑटो इम्यूनिटी भी पढ़ेंगे आज, ऑटो इम्यूनिटी, राइट। So let's start this topic. So this the human immune system consists of, अभी हमने बात करी ह्यूमन का इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है। लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं, टिश्यूज आते हैं, सेल्स आते हैं ना, लिम्फोसाइट्स का सेल्स में, एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किस में तैर रही है, ब्लड में तैरती है ना, सो वी कॉल देम एज सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। B lymphocytes. Okay, remember this. B lymphocytes are B lymphocytes form antibodies, right? And they are responsible for humoral immunity. This we had studied in the previous video. Humoral immunity के लिए कौन responsible है? B lymphocyte, और cell mediated के लिए T lymphocytes, right? Now, as you have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, respond to these and remember them. तो आप जानते हो कि इम्यून सिस्टम कितना हमारा यूनिक है ना। इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ही यूनिक है, क्योंकि हमारी सेल्स हमारे एंटीजेंस को फॉरेन एंटीजन से वो आइडेंटिफाई कर पाता है। बाहर से कोई एंटीजन एंटर कर जाता है तो पता चल जाता है कि ये हमारी बॉडी का एंटीजन नहीं है, इट वॉज फॉरेन एंटीजन। फिर ये रेस्पॉन्ड करता है उन एंटीजन के अगेंस्ट, है ना, रेस्पॉन्स देता है, किल करता है या उसको न्यूट्रलाइज करता है, रेस्पॉन्स देता है। फिर रिमेम्बर भी रखता है, याद भी रखता है, उसको मेमोरी में होती है, स्टोर रहती है मेमोरी। तो कोई भी एंटीजन पहले जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो रेस्पॉन्स जो आता है वो प्राइमरी रेस्पॉन्स आता है। प्राइमरी रेस्पॉन्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, इतनी एंटीबॉडीज नहीं बन पाती हैं, लेकिन जब सेकेंड टाइम जब वो एंटीजन एंटर करेगा तो वो रेस्पॉन्स दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एंटीबॉडीज और जल्दी से ज्यादा बढ़ेगी। ओके, सो रिमेम्बर मतलब वो याद रखते हैं, मेमोरी रहती है। द इम्यून सिस्टम आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, एलर्जिक रिएक्शंस में भी इम्यून सिस्टम का रोल है, हमने भी एलर्जी के बारे में डिस्कस किया था ना। सेरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज होता है जब एलर्जी हो जाती है। ओके, ऑटो इम्यून डिजीज हम पढ़ेंगे आज, एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्यून सिस्टम का रोल है। जैसे अगर किसी बंदे की किडनी इज नॉट फंक्शनिंग, है ना, किडनी इज नॉट फंक्शनिंग, अब उसको किडनी डोनर की रिक्वायरमेंट है ना, दैट पर्सन नीड किडनी। तो अब हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन से पहले वी हैव टू चेक द टिश्यू, ओके, ब्लड टिश्यू ये सब मैच होना चाहिए। अगर किडनी के टिश्यूज जो है वो मैच नहीं करेंगे तो वो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी, जिसको बोलते हैं हम ग्राफ्ट रिजेक्शन, है ना। कोई भी ग्राफ्ट लगाया वो रिजेक्ट हो गया जस्ट बिकॉज हमारे वो जो बॉडी है उसको उसको पता है कि ये फॉरेन एंड कहीं से फॉरेन सेल्स आई है ना, फॉरेन मटेरियल है, वो हमारी बॉडी में लगा दिया है तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। एंड रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड। ओके, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। नाउ लिम्फोइड ऑर्गन्स हमने बात करी, these are the organs where origin and maturation and proliferation of lymphocytes occur। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स हमने बात करी, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं बन रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं और उनका नंबर जो है इंक्रीज हो रहा होता है ना। जहाँ पे बनते हैं, मैच्योर होते हैं, नंबर इंक्रीज होता है, वो होगा लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हमने बात करी थी, बोन मैरो और थाइमस में, वी हैव टॉक्ड दैट राइट नाउ। बोन मैरो एंड थाइमस आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes। तो बोन मैरो में तो बनते ही बनते, मैंने बताया था, और टी लिम्फोसाइट जो है थाइमस में जाके मैच्योर होंगे ना,
पहले वो इमेच्योर है, इमेच्योर लिम्फोसाइट जो डिफरेंशिएट होके एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे, यानी कि मैच्योर हो जाएंगे। इन वन सेंटेंस से इमेच्योर से वो मैच्योर हो गए, यानी कि वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो गए। अब लिम्फोसाइट्स कहाँ चले जाएंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास। देखिए बच्चे, यहाँ पे मैच्योर हो गए लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फिर ये चले गए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हमने बात करी थी, स्प्लीन हो गया, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of small intestine, and the appendix. Okay, so these are the secondary lymphoid organs. Let's see the diagram of it. So this is the bone marrow. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ब्लड सेल्स बनते हैं। ओके, ब्लड में चले जाते हैं ऐसे सेल्स बोन मैरो में, और फिर यहाँ पे आपको थाइमस ग्लैंड दिख रहा है। दिस इज द थाइमस ग्लैंड, आप देखते हो हार्ट के पीछे की तरफ है थाइमस ग्लैंड, और यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है, राइट। इसके अलावा स्प्लीन हुआ, या देखो बीन शेप जैसा ऑर्गन, स्प्लीन हुआ, पियर्स पैचेस हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऐसे अंदर टिश्यूज के पैचेस होते हैं, ठीक है। आर्म पिट में हमारे लिम्फ नोड्स होती हैं, ये लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी होती है, लेकिन आर्म पिट्स में आप देख सकते हो, या ग्रोइंग एरिया यहाँ पे ना, जांघों के पास, हमारे थाइस के पास, और यहाँ पे जो है आप लिम्फ नोड्स ज्यादा देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन ज्यादा होता है। ये है टॉन्सिल्स। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द appendix। ये सारे जो है यहाँ पे इंटरेक्शन होता है लिम्फोसाइट्स का एंटीजन के साथ। दे विल फाइट विद एंटीजन एंड दे engulf it and they destroy it or neutralize it. Is it clear? So secondary lymphoid organs clear हो गए। secondary lymphoid organs क्या है? They are the sites for the interaction of lymphocytes with the antigen. मैंने हाईलाइट किया हुआ है, which then proliferate to become vector cells. The bone marrow is the main lymphoid organ. This already I talked of कि सबसे main lymphoid organ हमारा bone marrow है, where all blood cells, सारे blood cells, including lymphocytes are produced. सारे के सारे blood cells वहीं बनते हैं, lymphocytes भी वहीं बनते हैं। The thymus is lobed organ, lobed है, lobed है as lobes निकली है इसकी, lobed organ है, located near the heart and beneath the breastbone, ठीक है, हार्ट के बिल्कुल पास में है। The thymus is quite large at the time of birth. अभी हमने बात की बर्थ के टाइम पे बड़ा साइज इसका लार्ज होता है, but keeps reducing in size with age. और by the time of puberty it attains reduced to very small size. मतलब कि क्या क्या बचा है कि पहले जब बच्चा पैदा होता है तब अच्छा खासा साइज होता है इसका, है ना। प्यूबर्टी जैसे आती जाती है साइज जो है धीरे धीरे छोटा होता जाता है। Both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes। अभी बात करें bone marrow में T lymphocytes भी तो सारे सेल्स बन रहे हैं, mature हो रहे हैं, है ना, तो वो एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। स्प्लीन के बारे में हम बात करें, स्प्लीन क्या है? बीन शेप का ऑर्गन है ना। इट मेनली कंटेन्स, इसमें क्या क्या है? बीन शेप का ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स है, फाइब्रोसाइट्स है, इसमें एरिथ्रोसाइट्स भी है। इट इज अ रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, रिजर्वायर है रेड ब्लड सेल्स का। सो जो भी ब्लड एंटर, जैसे ब्लड आया पियर्स पैचेस वो स्प्लीन में, यहाँ पे ब्लड आया, इस ब्लड में अगर कोई भी माइक्रोब वगैरह होगा तो यहाँ पे क्या है? स्प्लीन में क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो ये एनगल्फ कर लेंगे, तो ब्लड को सफाई कर देते हैं, ब्लड क्लीन करते हैं। Okay, so it acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. Right? ब्लड की सफाई करता है, जो भी ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनको जो लिम्फोसाइट सेल्स है वहाँ पे वो खा लेते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। अब हमने देखा ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर है ना, लिम्फेटिक वेसल है, फिर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब क्या है? ये लिम्फ नोड्स है ना, ये सब क्या है? लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है लिम्फोसाइट्स है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट्स होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है। लिम्फ नोड्स क्या है? स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम।
पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम दिखाया हुआ है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम में तो है। इस पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में जगह जगह पे क्या है, लिम्फ नोड्स हैं, जगह जगह पे लिम्फ नोड्स हैं। ओके, lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigens. ओके, तो ये वो जगह है जहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स या कोई भी बाहर से एंटीजन आ गया है वो ट्रैप हो जाता है, which happen to get into lymph and tissue fluid, right? अगर सपोज यहाँ पे हमारे टिश्यू फ्लूइड, ये हमारे टिश्यूज हैं और टिश्यूज के आसपास क्या है, फ्लूइड है ना, टिश्यू सूखे सूखे तो ना, उनके आसपास फ्लूइड होता है। तो ये फ्लूइड में भी अगर सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना हमारा, बिल्कुल अंदर अंदर जा रहा है, तो हर टिश्यूज के कांटेक्ट में भी है, तो टिश्यू फ्लूइड में भी कोई माइक्रोब एंटर कर गया तो माइक्रोब को भी ये एंगल्फ कर लेंगे, कौन, लिम्फोसाइट्स। Antigen trapped in lymph nodes are responsible for activation of lymphocytes. ओके, अगर कोई भी एंटीजन यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी एंटीजन आ जाता है, तो ये जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं जो अभी इनएक्टिव है ना, हर टाइम भी इनएक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव है भी, जैसे एंटीजन उन्हें आ गया, उनको पता चल गया कोई बाहर से एंटीजन आया है, दे बिकम एक्टिव। ओके, दे बिकम एक्टिव एंड दे इन्वल्व दैट एंटीजन, राइट, एंड दे कॉज द इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, अब इसके अलावा टिश्यूज भी हैं। ठीक है, हमने अभी फ्लो चार्ट में यही तो बात किया था। लेट अस सी द फ्लो चार्ट अगेन। तो हमने बात किया था यहाँ पे टिश्यूज की भी है ना, टिश्यूज भी तो है। तो ये टिश्यूज अब हम बताते हैं कि जो माल्ट MALT लिखा हुआ है, ये देखिए इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये टिश्यूज जो है जगह जगह पे प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ पे भी म्यूकस सिक्रीट होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलेगा, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में मिलेगा, ये सारे टिश्यू जो है म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, है ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है। और ये है क्या, लिम्फोइड टिश्यूज है, रिमेंबर दिस, म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, पर ये है क्या, लिम्फोइड टिश्यू। और ये 50% है the lymphoid tissue in the human body, it constitute about 50%. Okay, you can see आधे तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू भी है, पूरे हम टिश्यूज की बात करें तो आधे क्या है, 50% जो है हमारे लिम्फोइड टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में। ओके, lymphoid tissue कितने हैं, 50%, remember this. There is a lymphoid tissue also called located to the lining of the major tract, ये हमने बात कर ली। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स में ये सारे टिश्यूज मिलेंगे। MALT टिश्यूज कहाँ कहाँ मिलेंगे, रिमेंबर। सो अब हम बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की। ऑटो इम्यूनिटी देखिए, इसे हम कैसे समझें कि हमारी बॉडी, हमारे सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को बस जानती है, हमारी बॉडी में एनर्जी, हमारी सेल के ऊपर जो प्रोटीन है, हमारी सेल के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जो भी हमारा एंटीजन जो भी है वो पहचानती है। ओके, और कोई नॉन सेल्फ सेल आ जाए, बाहर से कोई सेल आ जाती है, उसको इनकल्फ कर लेती है, वो उसके लिए फॉरेन सेल का काम कर रही है, फॉरेन एंटीजन का काम कर रही है ना। तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है कि हमारी बॉडी की सेल्स हमारी बॉडी को ही खत्म करने लग जाती है। ओके, अब इसका जो प्रॉपर रीजन है वो अभी तक अननोन है, पता नहीं चला है। तो लेट्स सी, memory based acquired immunity evolved in higher body weights based on the ability to differentiate foreign organisms। यानी कि बॉडी वेट्स की हायर जो बॉडी वेट्स उनकी खासियत है कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को या पैथोजन को अपने सेल से हमारी सेल से पहचान लेते हैं। ओके, while we still do not understand the basis of this, still do not understand the basis, two corollaries, we can say two results या two consequences of this ability have to be understood। दो चीजें हमें समझनी है, पहली क्या है, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms। ये वाली बात क्लियर है कि हायर वर्टिब्रेट जो है वो पता लगा लेते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स या फॉरेन ऑर्गेनिज्म कौन सा है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट। बहुत बार टेस्ट भी किया गया है, एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, तो पता चल जाता है, यानी कि हमारी सेल्स हमारी बॉडी की सेल्स जानती हैं कि हमारी सेल्स हैं और ये हमारी सेल्स हैं।
दूसरी चीज, कभी कभी समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन, ये रीजन अभी तक नहीं पता है, जेनेटिक भी हो सकते हैं और कोई अदर रीजन भी हो सकता है, डोंट नो, द बॉडी अटैक्स सेल्स, हमारी बॉडी हमारी सेल्स को खत्म करने लग जाती है और दिस रिजल्ट इन द डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, क्योंकि हमारी जो बॉडी है हमारे ही सेल्स को खत्म कर रही है, हमारे ही सेल्स को खत्म करती जा रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑटो इम्यून डिजीज। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, वन ऑफ द डिजीज इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसने बहुत सारे लोगों को सोसाइटी में अफेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा एडिसन डिजीज, जो किडनी होता है उसके ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, उसकी एक लेयर अफेक्ट हो जाती है जो कि एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करती है। ग्रेव्स डिजीज, हशीमोटो थायराइडिटिस, ये दोनों थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, ओके, पर ये दोनों ही ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं। मैस्टीनिया ग्रेविस, दिस इज आल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो न्यूरॉन होता है, ये यहाँ पे ये स्केलेटल मसल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एसिटाइलकोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, यहाँ पे रिसेप्टर्स है, मसल के ऊपर रिसेप्टर्स है, स्केलेटल मसल के पास एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स है। एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है ना, न्यूरॉन ट्रांसमिट कर रहा है उसको, ओके। ये रिसेप्टर से जाके जुड़ जाता है और हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। तो हमारा ही बॉडी इन रिसेप्टर्स को खत्म करने लग जाती है, ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती है वो हमारे रिसेप्टर्स को ही खत्म करने लग जाती है। तो ये रिसेप्टर हो जाते हैं कम धीरे धीरे, जिसकी वजह से सिग्नल तो आता है लेकिन हमारी मसल्स को मिल नहीं पाता है, तो ये रिसेप्टर्स नहीं है। So this will leads to a disease called myasthenia gravis. ये सारी मैंने डिजीजेस आपसे डिस्कस करी हुई हैं इन द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। I hope this lecture is very clear to you. Okay. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग्स की, ठीक है, 3 टाइप के ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।